नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका विजया वर्मा। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे शब्द शक्ति के बारे में, उसके विभिन्न स्वरूप, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना को हम कैसे पहचानें। साथ ही हम विष्णु खरे द्वारा रचित कविता एक कम के बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो आज की हम कक्षा शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द शक्ति। शब्द शक्ति की परिभाषा क्या है? शब्द के अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से जिस अर्थ को हम ग्रहण करते हैं वही शब्द शक्ति है। शब्द की शक्ति, इसे व्यापार भी कहते हैं। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, अब हम यह जान लेते हैं। अर्थों के आधार पर 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ मानी गई हैं बेटा। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति, शब्द की जिस शक्ति द्वारा मूल अर्थ समझ में आता है वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, जहाँ पर सीधा स्पष्ट अर्थ है, बैल एक उपयोगी पशु है। यहाँ स्पष्ट है कि बैल एक पशु है जो हमारे उपयोग में आता है। अर्थात अभिधा शब्द शक्ति की पहचान के लिए आप यह जान लीजिए कि जिसका मुख्य अर्थ सीधे स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाए, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति है। दूसरे शब्दों में, अभिधा में शब्द के अर्थ में कोई विरोधाभास या अवरोध नहीं होता और उसका सीधा अर्थ होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर सीधा स्पष्ट है कि राम नाम का एक व्यक्ति पुस्तक पढ़ रहा है। अभिधा के बाद अब हम जानते हैं लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में बेटा। जब किसी शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा आती है तब लक्षण के आधार पर उसके गूढ़ या प्रयोजन से अभिष्ट यानी मूल अर्थ की प्राप्ति होती है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। सामान्यतः लक्षणा शब्द शक्ति हमारे द्वारा प्रयोग किए गए मुहावरे और लोकोक्तियों में होती है। अब इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं बेटा। जैसे सीता गाय है, यहाँ पर सीता तो एक लड़की है पर उसे गाय कहा गया, अर्थात गाय के लक्षणों से युक्त है सीता। गाय जो है वो एक सीधी और सरल प्रवृत्ति का पशु है। तो यहाँ पर सीता के व्यवहार को बताने के लिए गाय को लक्षण के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। दूसरे शब्दों में इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं बेटे, लक्षणा में शब्दों में एक विशिष्ट अर्थ छिपा होता है जो शब्द को सामान्य अर्थ से अलग विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है। जैसे राजू बिल्कुल गधा है, रमेश शेर है। यहाँ पर राजू को गधा बताने के पीछे का भाव ये नहीं है कि वो गधा नामक जानवर है, बल्कि ये है कि गधा एक मूर्ख प्राणी माना जाता है। तो राजू की संज्ञा गधे से करके राजू को मूर्ख बताने की कोशिश की गई है। और दूसरे वाक्य में रमेश को शेर बताकर उसे वीर और निडर तथा ताकतवर बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि शेर ताकत का प्रतीक है। अभिधा और लक्षणा को जानने के बाद अब हम जानते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में। बेटे, जहाँ पर न तो वाच्यार्थ और न ही लक्षणार्थ से अर्थ की प्राप्ति होती है, अपितु व्यंग्यार्थ के आधार पर मूल अर्थ की प्राप्ति होती है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब इसे आप एक उदाहरण से समझिए। एक वाक्य है, मान लीजिए कहा गया कि संध्या हो गई। अब यह वाक्य अभिधा और व्यंजना से स्पष्ट नहीं होता, परंतु इस वाक्य में यदि एक विद्यार्थी को कहा जाता है तो वह ये जान लेता है कि अब मुझे खेलने जाना है। परंतु एक किसान के सामने जब आता है तो वह समझ जाता है कि अब अंधेरा होने वाला है और उसे बैलों को लेकर घर जाना है। और एक महिला संध्या हो जाने से अर्थ लगा लेती है कि शाम के समय के चाय नाश्ते का समय हो गया। तो इन सभी के लिए संध्या हो गई वाक्य के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। सामान्यतः यमक, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार में व्यंजना शब्द शक्ति का ही प्रयोग किया जाता है।
इसे दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब एक ही तरह से शब्दों से अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग अर्थ बनते हों तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे सुबह के 6 बज गए, सुबह के 6 बजने का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ होगा। घर में काम करने वाली गृहिणी के लिए घर के काम का शुरू करने का अर्थ है, बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए तैयार होने का अर्थ है, और चौकीदार रात भर ड्यूटी करता है, उसे अपनी ड्यूटी समाप्त होने का अर्थ है। तो इस प्रकार सभी बच्चों को शब्द शक्ति पूर्णतः समझ आ गई होगी। अभिधा, व्यंजना और लक्षणा शब्द शक्ति को आपको विशेषताओं में बताना होता है कि यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अब आगे हम करते हैं एकम कविता के बहुवैकल्पिक प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कौन सी रचना विष्णु खरे द्वारा रचित नहीं है? विकल्प 1 खुद अपने आप से, विकल्प 2 सरोज स्मृति, विकल्प 3 आलेन और अन्य कविताएं, और विकल्प 4 पिछला बाकी। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा विकल्प 2 सरोज स्मृति। प्रश्न नंबर 2, सिनेमा विषय पर विष्णु खरे ने कौन सी पुस्तक लिखी है? विकल्प 1 सिनेमा देखने के तरीके, विकल्प 2 सिनेमा बनाने के तरीके, विकल्प 3 सिनेमा लिखने के तरीके, और विकल्प 4 सिनेमा पढ़ने के तरीके। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 4 सिनेमा पढ़ने के तरीके। प्रश्न नंबर 3, विष्णु खरे क्या नहीं है? विकल्प 1 कवि, विकल्प 2 नाटककार, विकल्प 3 आलोचक, विकल्प 4 अनुवादक। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 नाटककार। बेटा विष्णु खरे जी ने केवल नाटक नहीं लिखे हैं, परंतु वह कवि, आलोचक और अनुवादक रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, एकम कौन से कालखंड की कविता है? विकल्प 1 आदिकाल, विकल्प 2 भक्तिकाल, विकल्प 3 छायावाद, विकल्प 4 स्वतंत्रता के बाद की। तो इसका सही उत्तर आएगा विकल्प 4 स्वतंत्रता के बाद की, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता के बाद की अमीर और गरीब व्यक्तियों के विषय में बताया गया है। प्रश्न नंबर 5, एकम कविता में मुख्य रूप से किस बुराई की ओर संकेत किया गया है? विकल्प 1 झूठ बोलना, विकल्प 2 नशाखोरी, विकल्प 3 बेरोजगारी, और विकल्प 4 भ्रष्टाचार। विकल्प 4 इसका सही उत्तर है भ्रष्टाचार। प्रश्न नंबर 6, कवि स्वयं को लाचार कहता है क्योंकि वह? विकल्प 1 शिक्षित नहीं है, विकल्प 2 वह विदेश में रहता है, विकल्प 3 वह चाहकर भी ईमानदार आदमी की सहायता के लिए बुराइयों का विरोध नहीं कर पाता, विकल्प 4 वह बहुत गरीब है। इसका सही उत्तर है विकल्प 3 वह चाहकर भी ईमानदार आदमी की सहायता के लिए बुराइयों का विरोध नहीं कर पाता। अगला प्रश्न नंबर 7, कविता की भाषा कौन सी है? विकल्प 1 सरल और सहज खड़ी बोली, विकल्प 2 तत्सम प्रधान खड़ी बोली, विकल्प 3 उर्दू मिश्रित खड़ी बोली, विकल्प 4 ब्रज भाषा। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 सरल और सहज खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 8, ईमानदार व्यक्ति के मार्ग में कौन सा एक आदमी कम हो गया है? विकल्प 1 स्वयं कवि, विकल्प 2 मालामाल व्यक्ति, विकल्प 3 हाथ फैलाने वाला व्यक्ति, और विकल्प 4 उसका पड़ोसी। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 स्वयं कवि, क्योंकि उसने स्वयं को ईमानदार व्यक्ति के आगे से हटा लिया है। प्रश्न नंबर 9, तिन्हीं तरीकों से कवि का क्या आश्रय है? विकल्प 1 रिश्वतखोरी, विकल्प 2 भ्रष्टाचारी, विकल्प 3 धोखाधड़ी, विकल्प 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 4 उपयुक्त सभी। खरे जी ने इन सभी तरीकों को मिलाकर ही इतने तरीके शब्दों का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? विकल्प 1 लाचार, विकल्प 2 धोखेबाज, विकल्प 3 निर्लज, विकल्प 4 कंगाल। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 3 निर्लज। तो बेटा आपको एकम कविता के बहुवैकल्पिक प्रश्न समझ आ गए होंगे, और साथ ही आपने समझ लिया होगा जब हम काव्य की विशेषता लिखते हैं तो हम यह कैसे पहचानें कि कहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है। फिर से ध्यान दीजिए, अभिधा में अर्थ सीधा होता है, लक्षणा में लक्षणों के आधार पर जब बात कही जाती है तो लक्षणा शब्द शक्ति होती है, और जहाँ पर एक ही बात से विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न संकेत हों तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से
शब्द शक्तियों का और एकम कविता के बहुवैकल्पिक प्रश्नों का के विषय में जानकारी प्राप्त हो गई है। यदि किसी को कोई समस्या है तो वह मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। धन्यवाद।